नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं KGS का, जिसमें सेट नंबर 7 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है महाराष्ट्र, सी कह रहा है नन ऑफ द एबव, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या होगा? रत्नागिरी लौह अयस्क भंडार कहाँ स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। सेकंड कह रहा है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात या राजस्थान? तो कहाँ किया जाएगा? सेमीकंडक्टर के लिए प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बी हमारा राइट आंसर है। थर्ड कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कब आया था? तो 60 के दशक में आया था। उस समय चल रहा था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर कब से कब तक था? पहला था 51 से 56, दूसरा था 56 से 61 और तीसरा था 61 से 66। इसके बाद 3 साल का था आपका गैप, 66, 67, 67 से 68, 68 से 69। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरित क्रांति का जनक हो गया MS स्वामीनाथन। 4 में कह रहा है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पर वहाँ को जो दिबांग घाटी है वहाँ का बहुत कम है। यहाँ एक व्यक्ति ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, एक व्यक्ति, यानी हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है 5 नंबर, इसमें है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 6 में कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने या बिहार ने? तो किसने पारित किया था? तो ये उड़ीसा ने पारित किया था। बी हमारा राइट आंसर है। 7 कह रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? अब स्थिति, भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर, हवाओं का मौसमी बदलाव, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो प्रभावित क्या क्या करता है? तो अब स्थिति भी प्रभावित करता है कि भारत कहाँ स्थित है। जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो अब स्थिति के कारण भी तो मानसून चेंज होता है, मानसून निर्भर करता है। सेकंड कह रहा है कि भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर, तो ये भी प्रभावित करता है। और हवाओं का मौसमी बदलाव ये भी प्रभावित करता है। और अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इसके भी उत्तर नीचे खसकने से प्रभावित होता है मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 चारों सही है। 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील लद्दाख में है? एक में है त्योकर, बी में है पांगोंगसो, सी में है तोस्मोगो और डी में है मोरीरी। तो क्या होगा? तो ये ए भी है, बी भी है और डी भी है। जबकि सी जो है वो गुवाहाटी सिक्किम में है। तो ये क्या हो जाएगा? सी कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर A, B और D। ये तीनों झील जो है लद्दाख में है। 9 कह रहा है कि एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ सहायक नदी है, उनसे मिलान पूछ रहा कौन सा सही है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका तो बेन गंगा है। 3 हो जाएगा। 3 किस में है? इसमें भी और इसमें भी। 2 का 4 है। गंगा का सहायक नदी कोसी, यानी कि 3, 2 का 4 हो गया। कृष्णा का क्या हो जाएगा? तो कृष्णा का हो जाएगा आपका कोयना, यानी कि 2। और कावेरी का सहायक नदी है अमरावती, तो यानी 3, 4, 2, 1, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 10 में कह रहा है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है। ए में है कि कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य, बी में है कोसी तथा संकोच नदी के मध्य, सी है गंगा तथा संकोच नदी के मध्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बारिंद का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य, यानी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 11 कह रहा है कि बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो बालाघाट कहाँ स्थित है? तो ये MP में है। 12 कह रहा है कि भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो पिछड़ा आयोग पहली बार हो गया था काका कलेलकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी?
तो किस संशोधन द्वारा 15% सीमा निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 14 में कह रहा है कि भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? इसका मतलब क्या हो गया? तो है कि भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है। तो ये तो सही है कि यूनियन वर्ड को हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ यूनियन है न, यानी कि संघ है, भारत राज्यों का संघ है। यानी कोई दो कह रहा है कि कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कि हमारा संघ घटक इकाइयों को किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, तो ये भी सही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर है। 15 कह रहा है कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं फेडरल का। तो इसमें क्या होता है? पहला तो है कि शक्तियों का विभाजन तो होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है, इसमें राष्ट्रपति का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व गलत हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका तो है, एक लिखित संविधान ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4। 60 नंबर पर चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि ब्याज भुगतान पर होता है, तो ये गैर योजनागत ही है, जबकि ये सब योजनागत है। इसको 2016 में खत्म कर दिया गया था। अब इसका हो जाएगा पूंजीगत और राजस्व। तो गैर राजस्व गैर योजनागत व्यय, इसमें राजस्व व्यय आता है, जैसे कि ब्याज भुगतान पर जो होता है वो राजस्व व्यय है, जबकि ये सब क्या है? पूंजीगत व्यय है। 17 कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों के महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? ए में है कि उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु, बी में है उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, सी में है विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, डी में है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत कब की गई थी? इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए NRHM की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 19 कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ये में कह रहा है कि GDP-MP NDP-MP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध आधन। तो ये सही है कि GNP में से जब मूल्यह्रास कम कर दिया जाता है तो NDP आ जाएगा। एक सेकंड, इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे अब से जी से अगर एन लाना हो तो इसमें से माइनस मूल्यह्रास कर देंगे तो एन आ जाएगा, और डी से जब मार्केट प्राइस है, इधर भी मार्केट प्राइस है, तो इसमें तो कोई संशोधन करना नहीं है। लेकिन एनडीपी में से जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है तो एनपी प्राप्त हो जाता है। जैसे एनडीपी का मतलब हो गया डोमेस्टिक, घरेलू, तो इससे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को जब जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा आपका नेट। तो ये तो सही है। उसी तरह जब एन से जी से माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, डिप्रिसिएशन, तो नेट आ जाएगा ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन बराबर हो जाता है आपका नेट। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो एन आ जाएगा। तो ये सही है कि जीएनपी बराबर एनडीपी एमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। सेकंड कह रहा है बी में है कि एनएनपी एफसी जीएनपी एमपी प्लस विशुद्ध परोक्ष पर कर मूल्यह्रास। तो ये गलत है, मूल्यह्रास जो है यहाँ पे माइनस होगा। जीएनपी माइनस जब मूल्यह्रास होता है तब एनएनपी प्राप्त होता है, यानी कि यही हमारा सही नहीं है। जबकि एनडीपी जीडीपी एफसी मूल्यह्रास प्लस विशुद्ध करो परोक्ष कर, तो ये भी सही है। इसमें डीपी दोनों तरफ है, डोमेस्टिक ही है। एनएनपी जीएनपी, तो इसमें भी मूल्यह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें एक दो कंफ्यूजन कर दिया है। इसका राइट आंसर बी दिया है, एनएनपीएफसी जीएनपीएमपी प्लस विशुद्ध परोक्ष कर मूल्यह्रास। 20 करा कहता है सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। या किसने कहा था? तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कौन दिए थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा दिए थे, यानी सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है? ए में है दक्कन दंगे, 2 में है इंडिगो आंदोलन, 3 में है पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, डी 4 में है पाटनी। तो कह रहा है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद हुआ था, इसको बताना है। तो दक्कन दंगे कब हुआ था? तो ये तो 1875 में हुआ था, 1875। इंडिगो आंदोलन कब हुआ था? तो 1859। पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और पाटनी विद्रोह कब हुआ था? तो 1974 में। तो इसका कौन हो जाएगा सबसे पहले? सबसे पहले 59 हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका ए, फिर हो जाएगा 3 और 4, यानी सी हमारा राइट आंसर है।
22 कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये जून 48 तक बोले थे कि समाप्त कर हो जाएगा शासन, ब्रिटिश शासन, यानी जून 48 हमारा राइट आंसर है। 23 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ। तो कह रहा है कि नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, सरदार पटेल द्वारा कोई कर नहीं अभियान, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा काकोरी घटना, या गांधी द्वारा दांडी मार्च। तो गांधी द्वारा दांडी मार्च से ही सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 24 कह रहा है कि 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका मेन रीजन क्या था। तो इस समय क्या हुआ था कि गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था 1922 में, 6 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी की घटना होता है। तो उसके बाद फिर से 23 से 28 के बीच देखा जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यही है कि क्यों हो गया था, क्योंकि सहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। 25 कह रहा है कि किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल और पंजाब में मुस्लिम बाहुल्य था, फिर भी यहाँ मुस्लिम बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया था। 26 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ए में है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी में है इंडियन एसोसिएशन, सी में है इंडियन नेशनल यूनियन, या इंडियन लीग। तो क्या है पूर्ववर्ती। तो इंडियन एसोसिएशन है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा था। इंडियन एसोसिएशन बाद में ही यही नाम कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन बताए थे, ये दादा भाई नौरोजी के कहने पे, दादा भाई नौरोजी नाम परिवर्तित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन एसोसिएशन का। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजेहक खैराबादी, या नवाब लियाकत अली। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे। 28 कह रहा है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। सिख धर्म का परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, या ऑल ऑफ द एबव। तो कुक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये में है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो ये किसका है, ये गलत है, ये है जीपी वर्मा का, एडवोकेट ऑफ इंडिया जीपी वर्मा। यंग इंडिया ये तो महात्मा गांधी का है। सी कह रहा है कि इंडियन स्पेक्टेटर, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है, किसका है। तो ये है बेहराम जी मालावारी, बेहराम जी मालावारी, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है और सी भी नहीं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। 30 कह रहा है कि में कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किया था। ये 67 में पूछा था बीपीएससी। तो सती प्रथा का उन्मूलन तो किया था। दास प्रथा का उन्मूलन ऐसे माना जाता है कि किसके काल में हुआ था, आपका हुआ था ये जब रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी 1843 में। लेकिन इसमें बोला था कि 33 में गवर्नर जनरल बनता है, तो इसी काल में 1833 का अधिनियम से ही कहा गया था कि दास प्रथा का उन्मूलन होगा। और उस समय बेंटी का कार्यकाल था, इसलिए इसको भी बीपीएससी सही मान ली थी। जबकि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये इसका काल का नहीं था। ठगों से संबंधित गिरोहों का दमन ये हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, यानी कि हमारा सी हमारा राइट आंसर है। इसी को बीपीएससी राइट माना था, सी को, यानी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। 31 कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी 67 में पूछा था, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी 2022 में। तो इसका क्या था कि उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया था और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। 32 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। पहले कौन आए थे, नामदेव, चैतन्य, तुलसी या रामानुज। सबसे पहले रामानुज है, फिर नामदेव है, फिर चैतन्य है और फिर तुलसी है। रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। 33 कह रहा है कि अकबर के काल में दिल्ली का शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय थे आपका ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 34 है कि अकबर की अंतिम विजय किस पर थी, गुजरात, सिंध, असीरगढ़। तो इसका राइट आंसर है असीरगढ़। 35 कह रहा है कि स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इल्तुतमिश के मकबरे में, अलाई दरवाजा में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, या
हुमायूं के मकबरे में। तो सबसे पहले किस में किया गया था? तो ये अलाई दरवाज़ा में किया गया था सबसे पहले मेहराब प्रणाली का प्रयोग। 36 कह रहा है कि किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? तो ये 1229 में मान्यता दिया था खलीफा इल्तुतमिश को। 37 कह रहा है कि संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है? तो ये पाल वंशी रामपाल से संबंधित है, संध्याकर नंदी के रामचरित। 38 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो वसुबंधु, नागार्जुन, श्रीज्ञान अतीश या सिलभद्र? तो उस समय सिलभद्र थे जो बंगाली विद्वान थे, और हर्षवर्धन ने इनका चर्चा किया है कि इन्हीं से वो शिक्षा दीक्षा लिया था नालंदा कॉलेज में। सिलभद्र उस समय आए थे तो ये आचार्य थे हर्ष के समय। 39 कह रहा है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई? राजराज चोल, खारबेल, मिनांडर या पुष्यमित्र सोम? तो ये खारबेल द्वारा विजित की गई थी, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 40 कह रहा है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये भी PYQ है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर फूकी कूफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। 41 कह रहा है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो किस शिलालेख में किया है? तो भाबरू शिलालेख में किया है, त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास। 42 कह रहा है कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, मगध या अवंती? तो प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ये अवंती का राजा था। 43 कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया, कुंडग्राम, वैशाली, गया या जाम्भिक ग्राम? तो ये जाम्भिक ग्राम में प्राप्त किए थे आध्यात्मिक ज्ञान। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा पे तो दोनों बल देते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता पे भी देते हैं, रीति रिवाजों की अस्वीकृति पर भी देते हैं, लेकिन आत्म दमन में जैन धर्म तो देता है ध्यान, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता आत्मदमन को, ये मध्य मार्गी है, यानी कि जैन धर्म होगा बौद्ध धर्म नहीं है। ये आत्मदमन क्या हो जाता है? ये जिसको संलेखना विधि वगैरह जिसमें देखते थे कि जैन क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य जब महाराष्ट्र के श्रवणबेलगोला में जो आत्महत्या अपना प्राण त्याग करता है तो वो आत्मदमन ही है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता नहीं थी। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, आत्मदमन की संबंध दोनों संबंधित नहीं है। 44 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को या ऑल ऑफ द एबव? तो तक्षण ऋग्वेद में बढ़ई को कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। 46 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कुंवर वाले बैल, घोड़ा, गाय, ऑल ऑफ द एबव? तो इसमें कुंवरदार बैल का मिला है प्रमाण। 47 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कि फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दो में है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फाहियान किसके काल में आया था? तो ये हर्ष के काल में नहीं आया था, हर्ष के काल में आया था ह्वेनसांग, हर्ष से हर्ष, हर्ष से ह्वेनसांग। तो ये तो गलत हो गया, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो ये भी गलत हो गया। एक दूसरे का अल्टरनेट कर दिया, हर्षवर्धन हर्ष के काल, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। 49 कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना तो आपका जमुई में मिला है। 50 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? तो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण पे बदल भी जाता है, लेकिन इस अभी क्या है, अररिया ही राइट आंसर है, ये भी PYQ था। 51 कह रहा है कि बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो इसमें मेनली है निरंजना और मोहना। तो निरंजना को इसमें लिख दिया है लीलाजन नदी और मोहाना नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहाना और लीलाजन नदी। यहाँ पे निरंजना नदी भी कहा जाता है, फल्गु का दूसरा नाम है निरंजना नदी। 52 कह रहा है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित करें, तो नॉर्थ से साउथ की ओर आना है। तो सबसे साउथ में क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा साउथ में आपका आ जाएगा गया, इसके पहले क्या है आपका ये जहानाबाद, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बहुत ऊपर में, जैसे अगर इसमें बिहार का मैप देखेंगे गंगा नदी, तो यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ हो जाएगा पटना, उसके बाद हो जाएगा जहानाबाद, फिर गया, यानी कि राइट आंसर डी है। 53 कह रहा है कि मुंगेर जिले से निम्न में से
निम्न में से किस जिले की स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं होती है? भागलपुर, मधेपुरा, जमुई या लखीसराय? तो जमुई तो वहीं पे है, लखीसराय भी है, भागलपुर भी है, मधेपुरा जैसे कि ये मैप जब है तो यहाँ पे मधेपुरा है, जबकि आपका यहाँ पे है मुंगेर, तो मुंगेर से इधर सब मैच करता है, भागलपुर भी, जमुई भी, लखीसराय भी, लेकिन मधेपुरा नॉर्थ बिहार में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि बी हमारा राइट आंसर है, सॉरी, मधेपुरा। ये सब साउथ बिहार में है, ये नॉर्थ बिहार में है। 54 नंबर कह रहा है कि बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? नालंदा, राजगीर, वैशाली या गया? तो विष्णुपद मंदिर, इससे भी अंदाजा लगा सकते थे ये कहाँ है, तो ये गया में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है, यानी डी हमारा राइट आंसर है। इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे 51 हो गया महिला का, 61 हो गया ऑल ओवर महिला पुरुष मिलाकर, और 71 एक एवरेज देखा जाए तो 51, 61, 71। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 नंबर। इसमें कह रहा है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की जांच होता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़कर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो 125% हो जाएगा। ये कैसे निकलता है? तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैथ बनाते हैं कि 50 + 50 + 50 × 50/100, तो 0 से 0 कट गया, 25 25 और इधर हो गया 100, यानी 125%। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है? तो क्या हो गया? ए में है भी बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, ये थर्ड नियम है। तो सेकंड नियम जो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आपका समय संबंध बताता है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम है? ए में है हवा, बी में है पानी, सी में है कांच, डी में है सुन। कल भी डिस्कशन हुआ था, इसमें अधिकतम पूछा है तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हवा में, फिर पानी, फिर कांच, सबसे कम ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, सबसे ज़्यादा निर्वात में, यानी कि सबसे अधिकतम पूछा है तो शून्य में हो जाएगा। 60 कह रहा है कि जब चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ये प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 61 पे चलते हैं, और से यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। सिक्सटी वन कह रहा है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है? तो क्वथनांक, गलनांक, हिमांक या त्रिक बिंदु कहलाता है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है। जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ हो जाते हैं तो हो गया त्रिक बिंदु। 62 कह रहा है कि आइसोटोप की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो आइसोटोप क्या होता है? इसका मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब समान स्थान होना चाहिए, यानी कि परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या हो जाएगा आपका बराबर, और परमाणु भार भिन्न हो जाता है, यानी समस्थानिक की विशेषता क्या हो जाएगा? तो ये तो है कि परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न, तो इसके अनुसार क्या हो जाता है? जैसे कि समान रासायनिक गुण होगा लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे, यानी उसी तरह एक आइसोटोप है, एक हो जाता है आइसोबार यानी समभारिक, तो उसमें हो जाता है कि परमाणु भार तो बराबर होगा लेकिन जो परमाणु संख्या है वो डिफरेंट हो जाता है समभारिक में, यानी उसमें ये देखिएगा तो भौतिक भी गुण समान हो जाएगा, रासायनिक गुण भिन्न हो जाएगा आइसोबार में। 63 कह रहा है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो H2SO4 ये मजबूत है, HCl भी मजबूत है, HNO3 भी मजबूत है, दुर्बल हो जाएगा आपका CH3COOH, ये हमारा राइट आंसर है। 64 है कि घंटियां बनाने के लिए धातुओं को निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो नरमता देखा जाता है, लचीलापन देखा जाता है, या मधुरता देखा जाता है? तो मेनली उसमें देखा जाता है कि वो मधुर आवाज निकाल रहा है या नहीं, यानी मधुरता देखा जाता है। 65 कह रहा है कि पेट्रोल किस में मापा जाएगा? किलोमीटर, लीटर या मीटर? जो सिंपल है, पेट्रोल को आपको लीटर में मापना होगा, यानी बी राइट है। 66 कह रहा है कि पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो ये धुआं जो निकलता है वो क्या है? तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं रहता है, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 67 कह रहा है कि दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? तो इसका मेन रीजन क्या है? 67 का हो जाएगा आपका गैस के भार की रेखीय दिशा के कारण, जैसे जैसे रैखिक दिशा बदलेगा उसी तरह
आयतन और तापमान पर दबाव भी बदलने लगता है गैस के भार की रैखिक दिशा के अकॉर्डिंग। 68 कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। ये भी पीवाईक्यू है। इसमें बहुत सारा पीवाईक्यू सर दिए हैं ताकि रिवीजन हो जाए और उसी के आधार पर फिर से क्वेश्चन पूछता है। इसको अच्छे से आप लगा सकते हैं। 69 कह रहा है कि mRNA का विस्तारित रूप है। ये भी 69 में पूछा था। तो क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड या नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका ए है कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। उस समय इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए चर्चा में था। 70 कह रहा है कि दो जीन में स्वतंत्र अपव्यूहन की कमी का कारण है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज। तो इसके पीछे क्या रीजन है कमी का कारण? तो ये क्रॉसिंग ओवर भी है, लिंकेज भी है, यानी हो जाएगा एक से अधिक। एक 71 है कि हरा शैवाल किसे कहा जाता है? भूरा शैवाल और लाल शैवाल। तो हरा शैवाल तो हो गया स्पाइरोगाइरा, भूरा शैवाल लेमिनेरिया को ही कहा जाता है, और लाल शैवाल हो गया पोरफायरा। यानी कि एक का ए, बी का 2, सी का 3। ए हमारा राइट आंसर है। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? तो कौन कौन सा अंडा देता है? तो ये प्लेटिपस भी देता है और इकिडना भी देता है, लोरिस नहीं देता है। तो 2 हो गया इसमें सही, यानी कि डी हो जाएगा एक से अधिक, ए भी और बी भी। 73 कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं अंतःत्वचा एंडोडर्मिस में, पीथ में या मज्जा में, बलकुट यानी कार्टेक्स में, या एधा या कैम्बियन में। तो ये हो जाएगा डी आंसर, एधा या कैम्बियन में विकसित होते हैं। 74 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी ये राइट आंसर है। 75 कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ए में है अवशोषण, 2 में है पाचन, 3 में है पोषण या उत्सर्जन। तो क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? तो पोषण करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है और लास्ट में उत्सर्जन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 76 कह रहा है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, यानी सी हमारा राइट आंसर है। 77 है कि आरबीसी का आकार या आकृति है? तो गोलाकार है, उभयावतल है, त्रिकोण है या अन्य है? इसका क्या हो जाएगा? इसका है उभयावतल, आरबीसी का आकार होता है उभयावतल। 78 है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है, न्यूरॉन कहलाता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 79 कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध है, सूची 2 से इसका मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? पहला है कि लैंगरहैंस की द्विविका। तो इससे क्या? इससे बीटा कोशिका निकलता है, यानी इंसुलिन। तो क्या हो जाएगा? ए का 4, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलती है। उसी तरह है बी में पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसे क्या है? इसे वृद्धि हार्मोन निकलता है, यानी कि 3 हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो ये गला के पास जो पाया जाता है। आयोडीन की कमी से ये क्या हो जाता है? इसमें घेंघा रोग होता है। तो ये कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन, यानी 1। और एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा, अब एक बचा एपिनेफ्राइन, यानी कि 4, 3, 1, 2। किसमें है? 4, 3, 1, 2, यानी सी हमारा राइट आंसर है। लैंगरहैंस की दीपिका, इससे इंसुलिन निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि कैल्सी, ये हो जाएगा कैल्सीटोनिन। और एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा एपिनेफ्राइन। 4, 3, 1, 2। 80 कह रहा है कि पेसमेकर संबंधित है ब्रिक से, फेफड़े से, हृदय से या मस्तिष्क से? तो पेसमेकर हो गया हृदय से संबंधित। 81 है कि सूचीबद्ध से सूची 2 को मिलाना है। ए में हो गया पूरी प्रतिरोधी, बी में है प्रतिजैविक, सी में है रोगाणुनाशक और डी में है पीराहारी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा प्रतिरोधी, मतलब कटा फटा घाव हरा साफ करने में। तो इसको इसको प्रतिरोधी कहा जा सकता है। तो ए का 3 हो गया। 3 किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है। बी का है प्रतिजैविक, तो यानी जीवाणु को विकास को रोकता है। तो ये जैसे जैविक है तो जो विकासित करता है, जबकि एंटी कोई चीज़ लग जाता है उसका अपोजिट हो जाता है, उसको रोकने का काम करेगा, जीवाणु को, विकास को। तो क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका 4। तो 3 और 4, 2 और 1, यानी कि रोगाणुनाशक क्या हो जाएगा? नीला, लाल, नाला, नल आदि साफ करने में हो जाएगा रोगाणुनाशक का यूज, और दर्द निवारक दवा के रूप में पीराहारी। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
82 कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे ने खाद्य पदार्थ सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो स्टेम मतलब क्या हो गया, तना। तो तना का रूपांतरण किस में होता है, तो ये अदरक है। जबकि अदरक, आलू ये सब तना होता है, जबकि मूली, चुकंदर, गाजर ये सब क्या है, ये तना नहीं, ये जड़ है, जड़ का विकास करता है। 83 कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये क्या कहलाता है, ये विसरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी डी राइट आंसर है। 84 कह रहा है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ये अंडवाहिनी में हो जाएगा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 85 कह रहा है कि सैकेरोमाइसिस सेरेबीसी का उपयोग किससे बनाने के लिए किया जाता है, वाइन और बियर, विस्की और ब्रांडी, ब्रेड। तो किसके लिए किया जाता है, तो इससे बियर भी बनता है, विस्की भी बनता है, ब्रेड में भी थोड़ा सा यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी डी हमारा राइट आंसर है, एक से अधिक। विस्की, वाइन, ब्रेड सब होता है। तिलचट्टे श्वास लेते हैं ट्रैकिया से, गुहिका फेफड़ा से, या उपचर्म से, या फेफड़ा से। तो तिलचट्टा श्वास किससे लेता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया आपका ट्रैकिया से, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 87 था कि पनीर यानी कि चीज बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है, ए में है रेनिन, बी में है पेप्सिन, सी में है ट्रिप्सिन, या डी में है इमाइलेज। तो पनीर बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो रेनिन का किया जाता है। 88 है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी को ब्रुसेल्स को ही लिख दिया है ब्रगुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ए हमारा राइट आंसर है। 89 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 89 की हिमालय उदाहरण है किस पर्वत का है, फोल्ड पर्वत का, रॉक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, या अपशिष्ट पर्वत का। तो हिमालय कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। इसको कहा जाता है हिंदी में मुर्दार पर्वत। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक तरफ से हिमालयन प्लेट मिलता है, इधर से ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों के टकराने से यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, तो इसे कहा जाता है मुर्दार पर्वत, यानी विवर्तनिकी क्रिया द्वारा जिसका निर्माण होता है। तो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ए, फोल्डेड माउंटेन। 90 का है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, ए में है शिवराज सिंह चौहान, बी में है अमित शाह, सी में है धर्मेंद्र प्रधान, डी में है नवीन पटनायक। तो द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, तो ये धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। 91 कह रहा है कि क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है, ए में है मुंबई, बी में है टोक्यो, सी में है बर्लिन, डी में है दिल्ली। तो सबसे किफ़ायती शहर कौन सा हो जाएगा आपका, दिल्ली सबसे किफ़ायती शहर है और सबके अपेक्षा। 92 कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश क्यों दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन था कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर संभावित बाहरी हमलों के खिलाफ तैयारियों की जांच और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए। फिर से यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हैं कि फिर से उसको याद रखेगा, और जिस तरह से पिछले बार दिखाए थे इस बार भी इसको ध्यान में रखना है, मॉक ड्रिल कैसे हुआ था। 93 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग क्या है, 133, 130, 135, 127। तो कितना रैंकिंग था, तो 130 था एचडीआई में। इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, तीन चीज़ देखा जाता है मेनली। इसकी तरह 10 अंदर उपखंड है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में। 94 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 28 मई, 29 मई, 30 मई, या 31 मई। तो कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 95 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल मार्शल बी आर चौधरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, यानी बी हमारा राइट आंसर है। 96 का रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने भंडार में कितना सोना जोड़ा है, तो कितना जोड़ा है, तो इसमें जोड़ा है आपका 57.5 टन जोड़ा है। 97 है कि हाल ही में जारी की गई फोर्स इंडिया की डब्ल्यू पावर सूची 2025 किस प्रकार की महिलाओं को सम्मानित करती है, पारंपरिक व्यवसायों में कार्यरत महिलाएं, राजनीति में प्रभावशाली महिलाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली स्वनिर्मित महिलाएं, गृह आधारित व्यवसायों का संचालन करने वाली महिलाएं। तो इसका हो जाएगा सी की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली स्वनिर्मित महिलाएं जो खुद से सेल्फ डिपेंड है।
98 कह रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के अंग्रेजी भाषा कौशल में सुधार के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? बिहार इंग्लिश गुरु, ई लर्न बिहार, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, उन्नति इंग्लिश लर्निंग ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इंग्लिश गुरु, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 99 कह रहा है कि बिहार में बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए किस देश के मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? जापान, नीदरलैंड, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी है, नीदरलैंड के मॉडल का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 100 है कि अगस्त 2025 में आयोजित बिहार उद्यमी सम्मेलन की थीम क्या थी? ए में है कि बिहार में निवेश के अवसर, बी है नवाचार को प्रज्वलित करना, युवाओं को सशक्त बनाना, सी कह रहा है कि महिला उद्यमिता और विकास, डी में है सतत विकास के लिए हरित उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका है बी, नवाचार को प्रज्वलित करना, युवाओं को सशक्त बनाना। यहाँ पे इसका आंसर है। इसका पीडीएफ आपको ISPCS टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ISPCS सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।